हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 15 जो कि फोरम आईएएस का है और इकोनॉमी का टेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट हैं, करवाए जाते हैं। विजन का भी कराया गया है, दृष्टि का भी और आईएएस का भी, सबका कराया जा रहा है। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम टेस्ट नंबर 15 करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कॉर्पोरेट, पहले एक काम करिए, 1 से लेके 50 तक आप नंबरिंग कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद से, फिर आप आंसर करिए और देखिए कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीएसआर नियम यह निर्दिष्ट करता है कि ऐसे व्यय जो सीधे कंपनी या उसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सीएसआर गतिविधियों नहीं माना जाएगा। सीएसआर नियम सीएसआर गतिविधियों पर न्यूनतम व्यय निर्दिष्ट नहीं करते हैं। कौन सा कथन सही है इसमें? पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों को 2% व्यय करना होगा, जिसमें सीएसआई पर 3 वर्षों और उनकी औसत शुद्ध का लगभग 10% खर्चा किया जाएगा। अगर इसमें कहा कोई न्यूनतम मान निर्दिष्ट नहीं करता तो गलत है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निवेशकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रणनीतिक विनिवेश का तात्पर्य प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरण के साथ साथ सीपीसीआई में सरकारी हिस्सेदारी की संपूर्ण पर्याप्त बिक्री से है। ऑफर फॉर सेल विनिवेश का एक ऐसा तरीका है जिसमें शेयर बाजार में सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत में रणनीतिक विनिवेश के लिए सीपीसीआई की पहचान करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरे का कौन सा सही है? देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। इसमें बोला है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत में रणनीतिक निवेश के लिए पहचान करने के लिए जिम्मेदार, जी नहीं, ये जिम्मेदार नहीं है। निम्नलिखित परिदृश्यों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति सूरत में प्लांट और मशीनरी में 3 करोड़ रुपए का निवेश करके एक उद्योग स्थापित करता है। उद्योग की स्थापना के पहले 3 वर्षों के दौरान इसका औसत कारोबार 40 करोड़ रुपए रहा। ऐसे उद्योग को कौन सा उद्योग माना जाएगा? देखिए, 40 करोड़ तक ही रहा ना, तो आपको पता होगा एक सेकंड, हाँ, लघु सूक्ष्म उद्योग के बारे में। ये जो था ये लघु उद्यम था, क्योंकि लघु उद्यम की क्या डिफिनेशन है, इसका मतलब ये है कि इसमें मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए के बीच किया जाता है, जबकि इसका टर्नओवर जो होता है वो 5 या 50 करोड़ के बीच रहता है। तो 40 करोड़ कमाया तो ये इस लघु उद्यम में होंगे। नेक्स्ट है, 2023-24 में भारत के कुल सकल मूल्य वर्धन में उनकी हिस्सेदारी, मतलब जीवीए में उनकी हिस्सेदारी के अनुसार इसको और आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, मैं इसको बता दे रही हूँ, आप लगा लीजिए। खनन एवं उत्खनन पहले होगा और उसके बाद होगा बिजली, गैस और अन्य उपयोगिताएं, फिर होगा निर्माण, फिर विनिर्माण, ऑप्शन डी। पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल शुल्क पर शुल्क एकत्र करता है। एनएचआई प्रवेश स्तर और सेवारत राजमार्ग इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है। एनएचएआई भारत और विदेशों में परामर्श और निर्माण सेवाएं प्रदान करता है। एनएचएआई वाहनों के उचित प्रबंधन के लिए उनके परिचालन को विनियमित एवं नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। भारत पिछले 5 वर्षों से तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक रहा। भारत में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इस्पात क्षेत्र का योगदान 10% से अधिक है। इसका पहला गलत होगा। इसका पहला गलत है, क्योंकि वित्त वर्ष 2020 से 2023 तक भारत में इस्पात का शुद्ध निर्यातक बढ़ा है, ना कि आयातक, तो ये गलत है। दूसरा सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रही फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना किस संबंधित है? तो कोयले के परिवहन में सुधार करने से है। नेक्स्ट है 8, ये वैश्विक रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? बौद्धिक संपदा के संगठन द्वारा। सही है ये? हाँ, सही है। दूसरा है, यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक इस संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। ये गलत है। ये पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। बाल्टिक सूचकांक विश्व बैंक द्वारा नहीं जारी किया जाता है। ये जो है
ड्राई इंडेक्स होता है लंदन से बाल्टिक एक्सचेंज द्वारा बनाए रखा जाता है, तो ये नहीं होगा। और विश्व निवेश रिपोर्ट योंगटायर जारी करता है, ना कि ये, तो ये भी गलत है। तो केवल एक ही सही है, ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? और दूसरा है, ये देखिए लगातार कोई चीज़ बढ़ नहीं रही। इससे स्टेटमेंट पे सावधान हो जाया करिए। सेवा क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार देता है, बिल्कुल। और वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50% था। 50 नहीं, ये लगभग था कितना, 44%। तो ये गलत है, केवल इसमें दूसरा सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एमएसएमई का औपचारीकरण, एमएसएमई की विलंबित भुगतान संबंधी शिकायतों का समाधान, एमएसएमई का आसानी से समापन सुनिश्चित करना। उपरिक्त में से कितने उद्यम पोर्टल के प्राथमिक उद्देश्य हैं? 1, 2, 3 के कोई नहीं। उद्यम पोर्टल के तो पहला तो सही है, एमएसएमई का औपचारीकरण है। दूसरा, तीसरा नहीं होगा इसमें, तो ये केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है, भारत का वैश्विक वस्तु निर्यात में 3.2 का हिस्सा है। दूसरा है, भारत में कार्यरत कई इकाइयां स्थानीय कंपनी और विदेशी कंपनियों में भारत की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया है। इसमें देखिए 3.2% नहीं बल्कि 1.8% है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि क्रय प्रबंधन सूचकांक 50% से ऊपर है या किसी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा क्या संकेतक है? व्यवसाय गतिविधियों में विस्तार, उत्पादन कारक लागत में वृद्धि, व्यवसाय गतिविधियों में संकुचन, उत्पादन कारक लागत में कमी। आप आंसर कर सकते हैं इसका स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय गतिविधियों में विस्तार। निम्नलिखित आर्थिक उपाय पर विचार करें। डिजिटल भारत निधि की स्थापना, क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ, भारत 6G गठबंधन का गठन। दूरसंचार क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उपरोक्त में से कितने उपाय किए गए? सभी उपाय किए गए हैं, तो ऑप्शन डी हो जाए। नेक्स्ट है, भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीमा प्रवेश से तात्पर्य किसी वर्ष में देश की कुल जनसंख्या के लिए भुगतान किए गए कुल बीमा प्रीमियम का अनुपात है। बीमा घनत्व से तात्पर्य किसी वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद में किए गए कुल बीमा प्रीमियम के अनुपात से है। 14 का कौन सा सही है? इसका दोनों ही गलत है। पहला गलत है क्योंकि बीमा पैठ को सकल घरेलू उत्पाद में प्रीमियम कर रूप में माना जाता है, ठीक है, और ये गलत है। और बीमा तात्पर्य किसी वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में भुगतान किए गए प्रीमियम के अनुपात में है। तो एक घनत्व की गणना प्रीमियम जनसंख्या के अनुपात में की जाती है। और नेक्स्ट है, भारतीय समाचार में अक्सर उल्लिखित यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? यूनिकॉर्न का नाम तो सिंपल सा है, कोई भी निजी स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनी जिनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो। निम्नलिखित विचार करिए। बीमा कंपनियों का पंजीकरण, बीमा मध्यस्थों को लाइसेंस देना और जीवन बीमा की प्रीमियम दरें तय करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कवरेज सुनिश्चित करना। उपरोक्त में से कितने भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के कर्तव्य हैं? कितने हैं भैया इसमें? इसमें पहला तो है बीमा कंपनियों का पंजीकरण है, और दूसरा भी है बीमा मध्यस्थों को लाइसेंस देना भी है। तीसरा नहीं है, बीमा दरों को सीधे निर्धारित नहीं करता, और ये भी नहीं, ये सही है, हाँ ये है, ग्रामीण क्षेत्र में बीमा कवरेज सुनिश्चित करना, तो 3 सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें जो फसल विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की फसल बीमा योजना में भाग लेती हैं, ऐसा तो कि प्राइवेट भी तो लेती हैं, गलत हो गया पहले ही। अधिसूचित क्षेत्र किसी मौसम के दौरान किसी फसल को सूचित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दी गई बीमा इकाई नहीं, राज्य सरकार द्वारा है, तो दोनों ही गलत है, ऑप्शन डी। भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। भारत का पहला फार्मास्यूटिकल बाजार वर्तमान मात्रा की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। मात्रा की दृष्टि से वैश्विक जेनेरिक दवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 50% नहीं। कितनी है फिलहाल आंसर बताइए आप पहले। तो इसकी हिस्सेदारी जो है 20% है, ना कि 50। और पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ये सही है। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। एयर कंडीशनर, एलईडी लाइट जैसे श्वेत वस्तु, सूचना प्रौद्योगिकी की हार्डवेयर और ड्रोन घटक, उन्नत रसायन सेल बैटरी, निर्माण एवं रियल एस्टेट। ऊपरी में से कौन से क्षेत्र विशेष रूप में उत्पादन लिंक्ड
पीएलआई योजना के अंतर्गत आए। देखिए ये आएगा एयर कंडीशनर, एलईडी और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, ड्रोन और ड्रोन घटक, उन्नत रसायन, सेल बैटरी भी। निर्माण और रियल एस्टेट नहीं आएंगे, तो 4 सही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई का योगदान 30% से अधिक है। अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई निर्दिष्ट उत्पाद का निर्यात हिस्सेदारी 40% से अधिक है। कौन सा कोड सही है? दोनों ही बातें सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का गठन करती हैं? किसान अपनी फसल काटते हुए, या फिर जो है कपड़ा मिल द्वारा कच्चे कपास को कपड़े में परिवर्तित करना, एक व्यापारी कंपनी को धन उधार देने वाला वाणिज्यिक बैंक, विदेशों में रुपया मूल्य वर्गित बांड जारी करने वाली एक कॉर्पोरेट संस्था। कौन सा कथन सही है? 1 2 2 3 4 1 3 4 या 1 2 3 4? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा चौथा नहीं होगा, ऑप्शन ए। भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से विचार करें। वर्तमान में 70% से अधिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं। सभी सीपीएसई कंपनियों में भारत में कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। कौन सा कथन सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। दोनों ही गलत है। पहला गलत है क्योंकि इसमें जो है 70 नहीं 66% है, और सीपीएसई वर्तमान में भारत में कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। तो ये लगभग 70 जो है 70 भारत में केवल 70 जो है सीपीएसई में से 70 भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। तो ये गलत है भाई, 70 है। तो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है, जिसे कंपनी अधिनियम 2014 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस संदर्भ में उनके कथन पर विचार करें। 300 करोड़ या उससे अधिक की नेटवर्थ वाली कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका वार्षिक टर्नओवर जो है कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक हो। 5 करोड़ या उससे अधिक शुद्ध लाभ वाली कंपनी, या 200 करोड़ या उससे अधिक नेटवर्थ और 20 करोड़ या उससे अधिक शुद्ध निर्यात वाली कंपनी। क्या दिया है? उपर्युक्त कंपनियों से कितनी कंपनियों को सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है? 1 2 3 4। कितनी कंपनियों को भैया? देखिए इसका जो है पहला जो है गलत है भाई। नेटवर्थ इसका जो है 500 करोड़ के बीच होना चाहिए, ना कि 300। और ऐसी कंपनी जिनका कारोबार ऐसा हो नहीं बल्कि 500 से 1000 होना चाहिए, 1000 करोड़ होना चाहिए। तो ये भी गलत है। और ये जो है 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक, ये जो है ये सही है। और चौथा भी गलत है। केवल कौन सा सही है इसमें? 1 सही है, 3 सही है, 2 सही है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। शहरी अवसंरचना विकास निधि, इसका उद्देश्य विशेष रूप से टीयर 1 शहरों में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन सही है? 1 2 1 2, ना तो 1 ना तो 2। देखिए पहला गलत है, इसका उद्देश्य टीयर 2 और 3 शहरों के लिए है, ना कि फर्स्ट। तो दूसरा पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? परिवहन, निर्माण, होटल, रेस्तरां, बीमा। तो निर्माण नहीं है। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 निम्नलिखित में से किसके प्रावधान करता है? किसी रियल एस्टेट परियोजना के लेआउट में किसी भी परिवर्तन के लिए 1/3 आवंटित गृहों खरीदारों की सहमति आवश्यक है। किसी परियोजना के लिए घर खरीदने वालों से एकत्रित धनराशि का 70% एक अलग बैंक खाते में रखना जाना चाहिए। विवादों के निपटारे के लिए त्वरित विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना चाहिए। कौन सा सही है? इसमें पहला नहीं सही है, बाकी दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसका प्राथमिक कार्य केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की मुख्य परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना है। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। पहला तो सही है और दूसरा गलत है। इसका मुख्य कार्य परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना नहीं है भाई, तो केवल एक ही सही है।
निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जब केंद्र सरकार किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को महारत्न कंपनी के रूप में सूचित करती है, तो महारत्न सीपीसी का बोर्ड निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी एक परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए तक का निवेश नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण नहीं लिया जा सकता। बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई वस्तुओं की खरीद या प्रतिस्थापन पर पूंजीगत व्यय करना। कौन सा सही है? इसमें पहला तो गलत है, कर सकता है भाई। रुपए तक का निवेश नहीं कर सकता, दिया है, कर सकता है। केंद्र सरकार मंजूरी के बिना अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण नहीं लिया जा सकता, सही है। बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई वस्तु खरीदे प्रतिस्थापन पूंजीगत व्यय करना, तो ये भी गलत है। तीसरा सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। केंद्र सरकार नहीं है इसमें। घरेलू पूंजी बाजार और अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुटाया जा सकता है। यह आरबीआई आर्थिक मामलों के विभाग के अनुमोदन के अधीन है। बाकी तीसरा ही सही है, ऑप्शन से। ये है भारतीय रेलवे के संदर्भ में। रेलवे मार्ग की लंबाई के भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से रेलवे स्टेशनों के निजीकरण और माध्यम से चलने वाले रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण है। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, मतलब दोनों सही नहीं सही है, कोई सही नहीं है। भारत रेलवे मार्ग की लंबाई में भारत दुनिया में चौथे स्थान पे है। पहला आपका अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा रूस है, फिर भारत है। और ये अमृत भारत स्टेशन उद्देश्य क्या है? ये रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है और रेलवे मुख्य रूप से रेलवे स्टेशनों के निजीकरण के माध्यम से रेलवे स्टेशनों का अधिकरण नहीं है। ये आधुनिकीकरण करने से माध्यम मतलब रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के माध्यम से निजीकरण करना है स्टेशनों का, तो ये उल्टा दे दिया है, तो दोनों गलत है। हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो अक्सर समाचारों में आता रहता है, किस संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के राजमार्गों का विकास, जहाज पुनर्चक्र का सतत प्रबंधन, नागरिक विमानन सुरक्षा मानदंडों का विनियमन, बंदरगाहों के लिए हरित ऊर्जा अवसंरचना का निर्माण। तो ये है जहाज पुनर्चक्र का सतत प्रबंधन से। भारत में कार्यरत विदेशी स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे अपने प्लेटफॉर्म को बाजार के रूप में पेश करने के अलावा अपना सामान बेच सकते हैं। उनके प्लेटफॉर्म पर बड़े विक्रेताओं के स्वामित्व की सीमा निर्धारित है। एक सही है, दो सही है, एक दो सही है, ना तो एक ना तो दो सही, तो दोनों ही गलत है। ये पहला गलत है। सबसे पहले विदेशी कंपनियों की इन्वेंट्री या अपना सामान बेचने पर रोका जाता है, जो कि अमेजॉन वर्ल्ड दोनों ही बाजारों में करते हैं। ठीक है, ये दोनों पेश कर सकते हैं, गलत है ये भी। नेक्स्ट है भारत में भारत सरकार योजनाओं उनके उद्देश्यों पर विचार करें। ये योजना है समर्थ मिशन है, ताप विद्युत संयंत्र और किसी भी अवशेष जलाने वाले वायु प्रदूषण के कारण फुटप्रिंट को कम करना। क्या सही है ये समर्थ वाला? बिल्कुल सही है। उजाला योजना क्या है? आवासीय स्तर पर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना, ये भी सही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, ग्रामीण परिवारों का मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर भारत के ऊर्जा प्रदेश को बदलना। ये उल्टा दे दिया है, इसका है भाई, डेफिनेशन ये इसका है, तो केवल दो ही सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में विभिन्न उत्पादों के लिए विभिन्न प्रमाणन चिन्ह, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षा गुणवत्ता मानदंड पूरा करते हैं। ठीक है, प्रमाणन चिन्ह है आईएसआई मार्क किसके लिए होता है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता और वस्तुओं के विशेष के लिए है। क्या सही है? गलत है। ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, तो ये गलत है। और भारतीय मानक ब्यूरो का जारी करता है ना उपभोक्ता मामले के खाते, और ये ठीक है। तो इको क्या है? इको तो पता ही होगा, ये भी गलत है। इको मार्क पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीन है। और तीसरा एक मार्क है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जैसे फल और सब्जियों के लिए सही है। और ये है ईपो क्या है या पीओ, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सभी प्रसंस्कृत फल उत्पाद के लिए, ये भी सही है, तो दो सही है। नेक्स्ट है भारत के विभिन्न शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए है, लुधियाना वस्त्र उद्योग के लिए है, अलीगढ़ ताला निर्माण, तीनों सही है। 35 है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना, विक्रय योग्य वस्तुएं तैयार करना, लोगों में आत्मनिर्भरता पैदा करना और एक मजबूत ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करना।
1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है। इसमें जो है 35 का तीनों सही है, ऑप्शन ए। भारत में 8 कोर उद्योगों का सूचकांक है जो 8 कोर उद्योगों के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय द्वारा, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो द्वारा। तो ये किया जाता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा। विमानन क्षेत्र के संदर्भ में कथन विचार करें। भारत को 2027 तक सतत विमान ईंधन को अपनाना चाहिए या कार्बन क्रेडिट खरीदकर विमानन क्षेत्रों में अपने उत्सर्जन को ऑफसेट करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के सभी सदस्यों को 2027 से अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना को लागू करने के निर्देश दिया जाना चाहिए। कौन सा कथन? पहला कथन, दूसरा कथन दोनों सही, दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या करता है ही नहीं करता है, देख लीजिए। तो देखिए पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है 38 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी के निवेश मॉडल के संदर्भ में हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परियोजना के निर्माण चरण के दौरान कुल परियोजना लागत को सरकार और निजी कंपनियों के बीच 60-40 के अनुपात में साझा किया जाता है। सरकार इस मॉडल के तहत किसी भी परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी की सुविधा प्रदान करती है। इस मॉडल के तहत निर्मित संपत्ति पर भारत सरकार को टोल वसूल का अधिकार है। कौन सा कथन सही है? 1 1 2 या 2 या 1 3 या 2 3। पहला तो गलत है, ये देखिए उल्टा दे दिया है। इसमें जो है सरकार और निजी कंपनियों का है, तो ये इसमें सरकार का 40% है, निजी कंपनियों का 60। बाकी दोनों सही है, ऑप्शन डी। निर्यात ऋण गारंटी निगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये एक निर्यात समर्थन संगठन है जो पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व में है। यह राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। कौन सा कथन सही? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। इसमें पहला गलत है, ये एक निर्यात संवर्धन संगठन है जो पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व में है, और दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी। मोटर वाहन बीमा के संदर्भ में तीसरे पक्ष बीमा के बारे में निम्नलिखित कथन विचार करें। यह केवल भारत में खतरनाक या हानिकारक सामान ले जाने वाले वाहनों के लिए अनिवार्य है। यह बीमा अनुबंध में भाग लेने वाले वाहन के मालिक की क्षति या जीवन के जोखिम को कम नहीं करता। इसमें पहला गलत है। इस सड़क दुर्घटनाओं में निर्दोष पीड़ितों की सुरक्षा के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत भारतीय सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। और इसमें जो है ले जाने के लिए वाहन के मामले में सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अंतर्गत पॉलिसी होगी, न कि इसके। बाकी दूसरा सही है, ऑप्शन बी। 41 इंदिरा गांधी कार्यकाल में भारत सरकार द्वारा कोयले का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान कोयला ब्लॉकों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। हाल तक भारत घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, लेकिन अब भारत कोयले उत्पादों में आत्मनिर्भर है। कौन सा कथन सही? 1 2 3 या 3 1 2 3। पहला तो सही है भाई। दूसरा, ये देखिए लॉटरी के माध्यम से नहीं बोली लगाई जाती है बल्कि उसके द्वारा की जाती है। और हाल ही में ये आत्मनिर्भर कहाँ हुआ है? अभी तक तो आयत होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन केवल तीसरा कहाँ? केवल और केवल पहला सही है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। सभी केंद्रीय और राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए एनपीएस में शामिल होना अनिवार्य है। एनपीएस के अंतर्गत निवेश राशि को कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। अनिवासी भारतीय खाता खोलने के लिए पात्र हैं, मतलब एनपीएस में। एनआरआई परिपक्वता पर अभिदाता संपूर्ण संचित धनराशि एकमुश्त निकाल सकता है। कौन सा कथन इसमें सही है? 42। इसमें केवल और केवल तीसरा सही है, बाकी दोनों तीनों गलत है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत जीपीएआई के संस्थापक सदस्य है। भारत 2024 तक जीपीएआई की अध्यक्षता करेगा। इसमें पहला नहीं है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला गलत है। यह जीपीआई मुख्य रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एआई सहयोग, अनुसंधान और नीति सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित करता है। देशों को धन की पेशकश नहीं करता, लेकिन एक जिम्मेदार तरीके से एआई विकास को बढ़ावा देता है। बाकी दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करें। यह सुनिश्चित करना कि देश के सभी वैधानिक शहरों को घरों में जल की सुनिश्चित आपूर्ति के साथ नल और सीवरेज कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो। हरियाली और सुव्यवस्थित खुले स्थानों का विकास करके शहरों में सुविधा मूल्य में वृद्धि करना। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देकर गैर मोटर चालित परिवहन के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना। उपरोक्त में से कौन से उद्देश्य अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन योजना के अंतर्गत है? 1 2 1 3 2 3 1 2 3 तीनों है। नेक्स्ट है पूंजी गहनीकरण से तात्पर्य प्रति कर्मचारी अधिक अधिक निश्चित पूंजी की मांग, सामाजिक उपरिव्यय प्रति व्यक्ति पर जोर या स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात या पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि है। तो ये है पहला, प्रति कर्मचारी अधिक निश्चित पूंजी की मांग। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र वर्तमान में भारत में विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? परमाणु ऊर्जा, विस्फोटक पदार्थों का निर्माण भंडारण, रक्षा विमान उद्योगों का उत्पादन, प्रमुख खनिजों का खनन। कौन सा कथन सही है? इसका है दूसरा सही है, पहला सही है, बाकी सब नहीं सही। नेक्स्ट है भारत की केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों में पीएम एकता मॉल की स्थापना की परिकल्पना दी? स्टैंड अप इंडिया या उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना या एक जिला एक उत्पाद पहल या कोयर विकास योजना? तो इसमें है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। भारत में निम्नलिखित बंदरगाह पर विचार कीजिए। कोचीन, मर्मुगांव, दीनदयाल, मुद्रा, कामराज। कितने मतलब उपरोक्त में से कितने को भारत में प्रमुख बड़े बंदरगाह के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कोचीन तो है, मर्मुगांव है, दीनदयाल है, मुद्रा वाला नहीं है, ये तो अडानी के अंतर्गत है, और ये है पचमा, तो ये है 4 सही है, ऑप्शन सही है। भारतीय बीमा क्षेत्र के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का निगमन, उदारीकरण, बीमा क्षेत्र को निजी निवेशकों के लिए खोलना, भारतीय साधारण बीमा निगम की गठन। बताइए। देखिए ये जो है भारत में बीमा का राष्ट्रीयकरण जो है 56 में किया गया था, 1956, और ARTI मतलब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ये 2000 में आया था, 2000 में, 1956 है भाई, 56 मत लिख देना। और ये जो है उदारीकरण और क्षेत्र में निवेशकों के लिए खोलना, ये कब किया गया था? ये किया गया था 1999 में। ठीक है, और ये है भारतीय साधारण बीमा का गठन कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था। तो मतलब पहला पहले हुआ था। और ये है भारतीय साधारण बीमा निगम का गठन, तो ये हुआ था कब? 1 मिनट। तो पहला पहले हुआ था, उसके बाद ये हुआ था ना साधारण बीमा का गठन, उसके बाद उदारीकरण हुआ था, फिर हुआ था दूसरा, तो ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत विश्व में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कार्यरत सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट उद्योग के लिए भारत की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया। कथन 1 2 दोनों सही, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 2 दोनों सही, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 सही, 2 गलत है, कथन 1 गलत है, 2 सही है। तो यहाँ है ऑप्शन सी, 1 सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्तमान में भारत सीमेंट उद्योग के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई कोई समर्पित उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना नहीं है। बाकी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने आपके सही में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।